Hello and welcome to our Chronicles platform. UPSC 2025 ने ऑफ रिसेंट जो अपने फाइनल रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं उनमें वी हैव विद अस रैंक 14 एंड रैंक 32 सुरभि एंड उत्कर्ष विद अस. तो सुरभि और उत्कर्ष अपनी जो यूपीएससी प्रिपरेशन की जर्नी है, फाइनल जो इन्होंने डेस्टिनेशन अचीव की है, उसके बारे में आज हम जो है एक एलोबरेट डिस्कशन इनके साथ करेंगे. इनकी जो भी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रही है, जो भी इनके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रहे हैं, उनसे एसोसिएटेड जो भी चैलेंजेस इनके रहे हैं, ये अगर एक कॉमन एस्पिरेंट अपने साथ अगर एसोसिएट कर पाता है तो उनके लिए क्वाइट बेनिफिशियल होगा. तो आज जो है हम सुरभि और उत्कर्ष से जो है अपनी यूपीएससी जर्नी की जो स्टोरी है वो सारी जो है डिस्कस करेंगे. तो सुरभि एंड उत्कर्ष, वेलकम टू क्रॉनिकल्स प्लेटफॉर्म एंड वी कंग्रेचुलेट यू फॉर दिस फैंटेबुलस जो रैंक आपने अचीव की है. यू आर गोइंग टू बी एन प्रॉपर आईएएस और इस कंट्री को सर्व करने वाले हैं आप लोग. तो सबसे पहले हम बिगिन करना चाहेंगे कि आप जो है स्टूडेंट्स को अपने एंड से अगर इंट्रोड्यूस करना चाहें एज एन इंडिविजुअल बिफोर बीइंग एन आईएएस, एज एन इंडिविजुअल अगर आप अचीव आपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहें, आपकी जो इनिशियल स्कूलिंग रही है, आपका जो सिविल सर्विसेज का ड्रीम या थॉट रहा है, कब ये आपके अंदर आया, और उसके बैकग्राउंड में जो भी आपकी फैमिली या कॉलेज का जो भी एजुकेशन हुआ, अगर आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें. मेरा नाम उत्कर्ष है. आई कम फ्रॉम फिरोज़ाबाद इन यूपी. मेरी स्कूलिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल रोहिणी से ही हुई है, दिल्ली में. एंड देन मेरा कॉलेज द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली दयाल सिंह कॉलेज से मैंने बीए प्रोग्राम किया है इन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स. एंड आई completed my graduation in 2023. This was my second attempt. And if I talk about my parents, so I come from a teacher's background. So both my parents are teachers. So I think that's more about it. Hello, my name is Surbhi Yadav and I am from Amroha district of UP, but my schooling and everything sab Bareilly se hui hai. I did my plus 2 from Army School Bareilly and I did it in humanities background. Uske baad I've done history honors from LSR in DU and I completed my graduation in 2020. After that I also pursued my masters in history itself and qualified for NET JRF. That was my plan B for some time. And this was my fourth attempt. इससे पहले in my second attempt I reached interview and through that I am currently working as an assistant director in My Bharat Ministry of Youth Affairs and Sports. Thank you. सो द प्रोमिनेंट क्वेश्चन वुड बी कि आपने जो सिविल सर्विसेज का जो थॉट आया प्रिपरेशन का, वो कब से आपके माइंड में आया कि मुझे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए अपीयर करना है? So this thought was there prominently काफ़ी टाइम से. आई थिंक मोस्ट इंडियन हाउसहोल्ड्स में होता है कि पेरेंट्स वो नज करते हैं इनिशियली कि अगर आप बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है तो पेरेंट्स का अल्टीमेट ड्रीम बन जाता है कि नाउ दे शुड गो फॉर सिविल सर्विसेज. तो आई थिंक ये काफ़ी पहले से था एंड मोर प्रोमिनेंटली 11th से था व्हेन आई परस्यूड ह्यूमैनिटीज़. तो बिकॉज सिविल सर्विसेज में ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट का डोमिनेशन है पर्टिकुलरली, तो 11th-12th से was there in hindsight, but I started preparing it properly after my graduation only. तो कॉन्फिडेंस था पूरा सिविल सर्विसेज कर लेंगे या कुछ सेल्फ डाउट्स आए? इनिशियली तो था, फर्स्ट टाइम पे लग रहा था कि बस फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा. बट हाँ, बिकॉज मेरी जर्नी काफ़ी लंबी रही है. इट वॉज माई फोर्थ अटेम्प्ट, तो सेल्फ डाउट्स थे स्पेशली सेकेंड अटेम्प्ट के बाद व्हेन आई कुडंट मेक इट टू द फाइनल लिस्ट इंटरव्यू के बाद भी. तो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर प्लान बी या कुछ तो बैकअप होना चाहिए. बट कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस भी था दैट आई हैव रीच इंटरव्यू सो आई शुड गिव मोर अटेम्प्ट्स. एंड पर्टिकुलरली क्योंकि जर्नी इतनी अच्छी रही है अकेडमिकली, तो उससे भी बहुत कॉन्फिडेंस आता है दैट मे बी आई विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम. राइट. तो 4 अटेम्प्ट तो नियर अबाउट 5 to 6 ईयर्स लाइफ के आई थिंक प्रिपरेशन में गए होंगे. यस यस. तो इन चैलेंजेस जो भी आए होंगे, सेल्फ डाउट आए, उनको ओवरकम करने के लिए नॉर्मल हर एक एस्पिरेंट की जो भी अपेयर कर रहा होता है, बहुत ही एमिसिबल जो है सक्सेस रेट होती है 0.01% वी अज्यूम जो है. तो सबका सेम एक तरह से इमोशन होता है ऑन इन केस ऑफ फेलियर. तो आपने उनको हैंडल कैसे किया जो 4 अटेम्प्ट्स के फेल, आपके जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स थे? आई थिंक इसमें सबसे मेजर रोल आपके क्लोज वंस का होता है. इस आप खुद को बहुत डाउट करने लग जाते हो, आपका खुद का कॉन्फिडेंस बहुत लो लेवल पे टच कर जाता है बिकॉज
naturally you start comparing yourself with your friends, other people जो किसी और फील्ड में है, they are doing better than you, and no matter आप किस स्टेज पे रीच करते हो, you are starting with zero. जैसे इंटरव्यू तक पहुंचे, but then I had to give prelims again, फिर वो prelims नहीं हुआ, तो I was nowhere. तो there I think my family, especially my father, he was very confident कि नहीं करो, you will be able to do it. My mother, my very close friends who believed in me कि नहीं you will be able to do it. So I think having very good close people around you, positive people around you who will motivate you and Right. have confidence in you will guide you through the So the journey. family support and friend support Yes, yes. ऑल थ्रू आउट, राइट? तो ये जो 4 अटेम्प्ट आपके थे, इसमें आपको क्या लगता है कि इनिशियल क्या मैंने मिस्टेक्स की थी एंड हाउ यू ओवरकम दैट कि इतना ज़बरदस्त रैंक आपका लगा हो? आपको क्या लगता है कि आपने ऐसा क्या डिफरेंट किया था एज कम्पेयर टू द प्रीवियस अटेम्प्ट? मेरे केस में आई फील दो बहुत सारी गाइडेंस अवेलेबल है, बट आई वाज स्टिल लॉस्ट समवेयर. फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में फिर भी आई वाज इन अ फाइन स्टेज, बट स्पेशली फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स का उतना आइडिया ही नहीं था कि साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट बोलते हैं कि खाली मेंस 365 से कर लो, बट वो नहीं हो रहा. मतलब आई वाज नॉट एबल टू ग्रास्प द कंपटीशन इन इटसेल्फ. राइट, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आई वाज मिसगाइडेड, देन इट वाज सेकंड में आई कुड गो थ्रू, बट देन वही थोड़ा प्रॉब्लम था, कंटेंट का प्रॉब्लम था. फिर देन थर्ड अटेम्प्ट नहीं हुआ बिकॉज 20 दिन में प्रीलिम्स देना था, तो आई वाज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट कि 20 दिन में तो नहीं हो पाएगा. दैट इज व्हाई आई मिस्ड, बट देन आई वर्कड अपॉन इट, तो फिर फाइनली हो गया. तो 20 दिन के गैप में सेल्फ डाउट भी आया कि प्रीलिम्स होगा या नहीं होगा, एंड देन यू अटेम्प्टेड सेट फॉर द प्रीलिम्स, राइट? या एंड आपके जो प्रीवियस प्रिपरेशन फाउंडेशन में कहीं ना कहीं उसी ने बेनिफिट पहुंचाया होगा आपको. यस यस ठीक है, तो अभी इनको हम डिटेल में हर एक स्टेजेस को डिस्कस करेंगे. अभी ओवर टू उत्कर्ष, एंड द सेम क्वेश्चन गोस कि आपका ये थॉट सिविल सर्विसेज का, एज यू टोल्ड कि आपने दिल्ली से ही पेरेंट्स का पूरा बैकग्राउंड टीचिंग या एकेडमिक्स का रहा है, तो आपका ये थॉट सिविल सर्विसेज का कब और कैसे आया? आई थिंक सिविल सर्विसेज एज एन आइडिया तो मेरे घर में काफ़ी टाइम से था, बिकॉज माई अंकल हैड प्रिपेयर्ड पहले, ही हैड अपेयर्ड फॉर मेंस ऑल्सो. तो आई हैड ऑलवेज ग्रोन अप सीइंग कि एक एनवायरनमेंट होता है, दिस इज़ अ प्रोफेशन. एंड जब आप गवर्नमेंट सर्वेंट्स की फैमिली से आते हो, जैसे दोनों पेरेंट्स गवर्नमेंट टीचर्स हैं, तो you get to hear about कि what is a DM, what is UPSC, and एग्जाम वाइज भी क्या एग्जाम सबसे टफ होता है, या कौन सा एग्जाम इज देयर जो सोसाइटली सबसे ज़्यादा अक्लेम्ड माना जाता है. तो सबकॉन्शियसली आपको पता होता है, बट दिस आइडिया ऑफ एक्चुअली एंटरिंग द सर्विसेज, दिस केम टू मी लाइक मोस्टली इन 11th and 12th ओनली, कि जब सब डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाना है. So although I had science stream in my 11th and 12th, but engineering was something I did not want to pursue. Right. I could have gotten into a very good college for mechanical engineering, but then I decided to make a switch because फिर services में जाने का decide कर लिया था. So I made a switch from the science stream to the humanities stream. Then I pursued this BA from DU, and then gave the attempts. Right. सो उत्कर्ष, जैसे आप दोनों लोग का ह्यूमैनिटीज़ ग्रेजुएशन रहा है, इरिस्पेक्टिव आपने जैसे 11th-12th में बोला कि आपने साइंस ली थी, यू कुड हैव गॉन टू इंजीनियरिंग, और हम जब सर्विसेज में देखते हैं तो जो मैक्सिमम जो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी, इरिस्पेक्टिव कितने कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं, उसमें इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही मैक्सिमम सिलेक्शंस होते हैं. तो जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के बच्चे हैं कंपेरेटिवली जो स्मॉल टाउन्स के हैं, उनके माइंड में कहीं ना कहीं एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि अगर हमने ह्यूमैनिटीज़ चूज़ किया है तो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग और मेडिसिन के बच्चों से जो है थोड़ा पीछे हो जाएंगे. तो क्या ये मिथ है या इसके पीछे कुछ रियलिटी, अगर आप कुछ बताना चाहें, क्योंकि आपका एग्जैक्ट सेम बैकग्राउंड है, तो कुछ अगर आप इस पर बताना चाहें. मुझे लगता है कि यूपीएससी एज अ बॉडी एंड यूपीएससी सिविल सर्विसेज एज एन एग्जाम आपको एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड तो करता है, बिकॉज नो मैटर आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आप मेडिकल साइंस से, इंजीनियरिंग से, ह्यूमैनिटीज से, आपके लिए सिलेबस सेम होता है, यू हैव टू गो थ्रू द सेम प्रोसेस. ऐसा कोई अनड्यू एडवांटेज तो किसी को नहीं होता है. Right. क्योंकि अगर हम बात करें कि अगर इंजीनियरिंग वाले बच्चे, बिकॉज इट इज सेड कि दे परफॉर्म बेटर इन सीसैट, Right. तो फिर जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं, दे परफॉर्म इन जीएस पेपर्स बिकॉज दे ग्रास्प द ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स बेटर. एंड अबाउट द स्मॉल टाउन थिंग, आई थिंक अब जैसे जैसे इट इज द डिजिटल एज कमिंग, Right. वी हैव द इंटरनेट रेवोल्यूशन, वी मूविंग टुवर्ड्स द डिजिटल इंडिया आल्सो. सो नो मैटर कितना स्मॉल टाउन है या कितना मेगा सिटी है, देयर इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड. अब सब एनीबडी विद अ इंटरनेट डिवाइस एंड Right. इंटरनेट कनेक्शन हैज द सेम एक्सेस.
एंड रही बात ह्यूमैनिटीज या फिर इंजीनियरिंग की, तो आई थिंक लाइक शी इज फ्रॉम ह्यूमैनिटीज एंड शी इज राइट सिटिंग हियर, सिमिलरली समबडी फ्रॉम इंजीनियरिंग। तो ये जो पैटर्न है, आई थिंक वी डिराइव द पैटर्न एक बार जब रिजल्ट्स आ जाते हैं, बट जब हम पेपर दे रहे होते हैं, व्हेन वी आर इन द प्रोसेस, आई डोंट थिंक कि दिस बिकम्स दैट बिग ऑफ अ बैरियर कि आप किस बैकग्राउंड से हो। हर बैकग्राउंड को अपने वीकनेसेस पे थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है, राइट एंड हर किसी की एक स्ट्रेंथ होती है। सो आई थिंक ओवरऑल इट इज़ दैट बैलेंस दैट यू हैव टू फाइंड। ओके। सो उत्कर्ष, अगर आप अपने अटेम्प्ट्स के बारे में बता सकें कि ये फाइनल जो रैंक आपने अचीव की है, कौन सा अटेम्प्ट था इन प्रीवियस अटेम्प्ट्स की जो आपकी जर्नी रही है? तो दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट, एंड इससे पहले मैंने 2024 सीएसई दिया था। उसमें आई कुडंट क्लियर द प्रीलिम्स ओके बाय अ मार्जिन ऑफ अराउंड 3.5 मार्क्स। ओके ओके। सो उसके बाद दिस वाज द सेकंड अटेम्प्ट एंड आई गॉट दिस रैंक। सो प्रीलिम्स पहला एक हर्डल रहा है आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में, राइट। और इस अटेम्प्ट में जो आपने प्रीलिम्स क्रैक किया और ओवरऑल पूरा जो है आपने इंटरव्यू के स्टेज को भी क्लियर किया हुआ है, तो क्या किया था प्रीलिम्स के लिए, क्या डिफरेंट किया था जो आपको लगता है एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है? आई थिंक मैं जो गलत कर रहा था, दैट वाज आई वाज चेजिंग अ लॉट ऑफ सोर्सेस, एंड आई वाज ट्राइंग टू स्कोर बहुत ज़्यादा मार्क्स इन प्रीलिम्स। दैट वेंट रॉन्ग बिकॉज मुझे लगता था कि, बिकॉज एज व्हेन यू आर एकेडमिकली वेरी साउंड, आपकी एक हैबिट होती है दैट यू वांट टू स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स, क्योंकि जब कॉलेज और स्कूल की बात होती है तो वी टॉक इन परसेंटेजेस। राइट बट दिस इज नॉट एन एग्जाम अबाउट परसेंटेजेस, इट इज अबाउट द कट ऑफ्स। राइट तो आई मिस दिस पार्ट। सो पहले अटेम्प्ट में द मिस्टेक दैट आई कमिटेड, आई अटेम्प्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, I did not build upon the accuracy, राइट and for I was chasing multiple sources to reduce that fear of missing out on all the questions. राइट But when I couldn't make it through the prelims, I analyzed my mistakes, and then I realized that if I stick to this some sources, and if I actually subscribe to whatever I'm studying and back myself, ओके so that belief that जो मैंने पढ़ा है वही काफी है, and I will read it to an extent कि उसमें से कुछ गलत नहीं होगा। ओके। So I think that made the difference for me. सो मिनिमम रिसोर्सेज एंड बिलीव ओवर दैट कि इसी में से आना है, Right. राइट? तो अभी एक जो बार बार जो क्वेश्चंस आता है कि आप सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हो गए तो एक लार्जर देन लाइफ फिगर का एक स्टूडेंट, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स उनका इमेज देखा जाता है, और पेरेंट्स से या सोसाइटी से होता है यार इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए डेली जो है 10-12 घंटे की पढ़ाई करनी होती है। तो आई वुड लाइक टू नो कि आपका जो स्टडी शेड्यूल था, या जैसे भी आपने अपने प्रिपरेशन के टाइम पीरियड पर गिवन द 3 स्टेजेस एंड ओवरऑल, तो आपने कैसे अपना शेड्यूल फिक्स किया हुआ था? क्या कितने नंबर ऑफ आवर्स और कैसे क्या स्ट्रेटेजाइज किया था ऑन अ डेली बेसिस जो आपका रूटीन रहा हो? सो इफ आई टॉक अबाउट मी, मैंने कभी ऐसे बाय द क्लॉक पढ़ाई नहीं की है, बिकॉज उसमें फिर आप एक रिजिड पैटर्न में बंद के रह जाते हो। क्योंकि अगर मैं, इफ आई एम चेजिंग 8 आवर्स और किसी दिन मेरे पास काम ज़्यादा है, तो माई ब्रेन वुड से कि अब बस 8 घंटे हो गए एंड दैट साइकी विल टेक ओवर। सिमिलरली अगर किसी दिन मैंने 10 घंटे पढ़ने का सोचा है, एंड इफ आई एम स्टडिंग सपोज 6 आवर्स, तो देन माई ब्रेन विल जस्ट फील दैट गिल्ट ओवर एंड ओवर कि आज पढ़ाई नहीं हुई एंड द डे इज वेस्टेड। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई डिड अ टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच, दैट आई यूज्ड टू माइक्रो मैनेज एंड मैक्रो मैनेज एट द सेम टाइम। मैं एक महीने का, एक हफ्ते का और अगले आने वाले दिन का एक टारगेट सेट करके रखता था। आई हैड दैट ब्रॉड पिक्चर इन माई हेड, एंड वंस आई हैड मेड दैट प्लान, तो आई जस्ट यूज टू स्टडी जितना भी जरूरत है टू फिनिश दोज टारगेट्स। एंड देन इट डिपेंड्स कि अगर उस दिन मेरी एनर्जी ठीक है, इफ आई एम फीलिंग टू एक्सटेंड ऑल्सो, तो आई वुड फिनिश समथिंग एल्स, एंड इफ समडे इफ इट्स अ लो डे, देन आई वुड जस्ट स्टॉप देयर एंड देन कंटिन्यू द नेक्स्ट डे। कुछ रिकूप मैकेनिज्म था एक मुंडेन से अपने हटने का? एक लंबे टाइम तक प्रिपरेशन में आदमी बोर हो जाता है, तो कुछ ऐसा आपका था हॉबी या एनीथिंग एक्स्ट्रा करिकुलर जो आपको री एनर्जाइज करती हो? I think I had hobbies, but the biggest thing would be my family only, क्योंकि मैंने हमेशा घर से रह के तैयारी की हाँ है। राइट तो whenever I used to feel down, या फिर if I used to feel कि अब आज पढ़ने का मन नहीं, तो I would just sit with my parents, discuss whatever is going on in my mind. Then I would talk to them. I have a younger sister, so I would just play with her. And if we talk about hobbies, I have all the hobbies that almost everybody shares, such as listening to music, watching some movies, or going out with friends also. I play sports also. Then I have been quizzing also. But largely it was the support system by the family, because hobbies pursue करने का भी बहुत ज़्यादा time you don't get in the actual preparation. राइट So it was the friends and families only that took me here. ओके। ओवर टू सुरभि, अभी आपका हम टाइम मैनेजमेंट जानना चाहेंगे कि आपकी स्ट्रेटजी और डेली रूटीन क्या था गिवन
जो स्पैन ऑफ प्रिपरेशन आपका रहा है उसमें आपका क्या रूटीन रहा है? It was very similar to what Utkarsh said. कभी भी it shouldn't be like कि इतने घंटे ही पढ़ूंगा मैं आज. A lot of students have been asking me अभी especially selection के बाद कि मैम आप कितने घंटे पढ़ते थे, but I don't think that is a right approach to studying. ये depend करता है when जब आपके पास pressure नहीं है, जब immediate exam नहीं है, then you can reduce number of hours and spread out your targets Right. monthly, weekly. आप जितना कर रहे हो, you can say कि I'll complete society in 15 days. Right. Then you have 15 topics to it. So you Right. can divide कि every day I'll complete one topics. Right. That way you can structure your studies rather than going by I'll study in this much hours या फिर ऐसे करके. And when the exam is approaching, for example, prelims is just 1 month away. So you can emphasize more. मतलब वो जो पहले आप मे बी 8 घंटे पढ़ रहे थे जो आपका टारगेट कंप्लीट हो रहा था, now you might have to study for 12 hours. Right. So that was broadly the plan. One thing was there that it should be consistent. मतलब target रखे हैं तो it should be very consistent that every day you are completing them. It shouldn't be like आज मन नहीं करा तो आज नहीं पढ़ेंगे. Okay. You can plan breaks also पहले से ही कि after maybe 15 days or after maybe completing this target I'll reward myself. All right. That way so that you feel that dopamine effect So की what are the satisfaction. rewards? Everybody would like to know कि rank 14 क्या rewards अपने आप को देती थी? इतना कुछ fancy नहीं. It's just like you go out and eat with your friends. You explore a new place to eat. मतलब my go-to thing was I'll just go and have some coffee at a खाना very good पीना है. place. खाना पीना है, yeah. Right. Meet my friends because आप preparation के दौरान ना तो उनसे बात कर पाते हो ना मतलब most of the time you want to rant also कि ये हो रहा है I'm sitting at home. So you just call your friend, rant और बैठ के आराम से. That will just ease off your brain. So that was my go-to thing. So प्रेशर में रहे तो सबसे पहला मेंटल हेल्थ के लिए अपने कुछ क्लोज फ्रेंड सर्किल के साथ आप वेंट आउट कर सको. Yes, yes. कोई लोड नहीं लेना कि क्या सोचेगा. We have to be और नेचुरल एंड ऑर्गेनिक Yes, बता देना है सब yes, कुछ. yes. Right. Your parents and your friends, whoever you could. तो especially मतलब girls के साथ में भी ज़्यादा होता है that you call your mother a lot. Right. तो she will just listen to you endlessly. आप कितनी भी बार उनको same बात बता सकते हो. Right. So your mother and your friends could be there. Okay. सो जो नेक्स्ट फंडामेंटल सेट ऑफ क्वेश्चंस जो यूजुअली जो एस्पिरेंट बिगिन करना चाहता है प्रिपरेशन के लिए, तो आज के टाइम पे जैसे हमने बात की कि टेक्नोलॉजी है, डेमोक्रेटाइजेशन है, गांव में भी बैठ के बच्चा इंटरनेट के थ्रू दे कैन एक्सेस ऑन योर सेल फोन. तो अभी क्या आपको लगता है कि प्रिपरेशन के लिए करोल बाग, मुखर्जी नगर और फॉर दैट मैटर प्रयागराज जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, यहाँ पे आके ही हो सकता है या फिर घर से हो सकता है, या इंटरमीडिएट आप जो भी आप हाइब्रिड अप्रोच अगर रिकमेंड करना चाहें गिवन योर एक्सपीरियंसेस, तो आपको क्या लगता है? मतलब I do not think कि necessary है hub में आना because everything is available on internet and it is available in ample amounts. The Right. idea that you should have is how to sort that out. The information that is available offline is also available online. Mentors that are available offline, they are also guiding you online. So it is not necessary that you need to be at certain place to be studying. But the resources that are available, you need to be a little bit smart to segregate them. Prelims के लिए क्या करना है, मेंस के लिए क्या करना है, and strategize and work upon it. All right. This is what I would suggest. So Utkarsh, you are also residing in Delhi itself. Yes. और तो पेरेंट्स के साथ ही आप रह रहे थे, I was living with my तो parents. प्रिपरेशन आपकी पूरी घर में थी या लाइब्रेरी वगैरह कुछ ऐसा? जब अभी लाइब्रेरी का कल्चर चला हुआ है कि स्टूडेंट्स यूजुअली ऑप्ट फॉर लाइब्रेरीज की वहाँ आराम से कंफर्ट में पढ़ेंगे, तो आपका क्या था, घर से या फिर लाइब्रेरी से? It was just me and my study room. ओके, Yeah. यू आर लिमिटेड टू योर स्टडी रूम्स. Yes. तो आपका फ्रेंड सर्कल प्रिपरेशन में कुछ थे ऐसे 3-4 आपके फ्रेंड्स होंगे या फिर सिंगल हैंडी, क्योंकि बहुत ही आप जस्ट ग्रेजुएट हुआ है, आई रेज्यूम कि अभी बहुत ही कम एज में आपने जो है ये रैंक अचीव कर लिया है, तो आपके फ्रेंड सर्कल रहे हैं ऐसा कुछ प्रिपरेशन के लिए? I mean, of course I had a friend circle. I did not. So it was a very limited social circle. You don't get the liberty to have a lot of friends. And दूसरा, I constricted myself क्योंकि घर पे पढ़ाई करनी है and you have to give a long hour sitting also. So I had a friend circle. I had at least 2-3 friends जिनके साथ I used to talk. Some were preparing and some were totally not related to the UPSC thing. And as Surbi said, that those rant sessions, they help the most राइट. because you just need a sounding board to listen to whatever you were trying to say. And
the same thing that my mother also, she has listened to how polity is so tough for so many hours without even meaning anything to her. So I think this friend circle, yes, I had it, but it was limited only. सो पेरेंट्स भी आपकी हाफ प्रिपरेशन में थे, उनको भी पता था क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, क्या उसके चैलेंजेस हैं, और उनको एज लिमिट दे रिलैक्स कर दी तो शायद वो भी क्वालिफाई कर जाए। इतना डिस्कशन शायद आपने कर लिया हो। I think if we talk for the lighter mood, yes, if my dad comes to the preparation, I think he already knows which sources to follow, how to plan the day, how to keep going with the targets. So not just half the preparation. I think I made my parents kind of my peers only because they are the most accessible human beings to you when you're preparing ghar se. राइट। So you just step out of the room and they're there, and fortunately they're always there to listen to you. They'll just keep everything jo wo kar rahe hain, they'll keep it aside, and then they'll just listen to you. And because they are both teachers also, so they have some valuable piece of advice they have prepared in their own era. So they have some basic fundamentals on how to revise, how to be consistent, and they know that ki preparation mein har din ek jaisa nahi hota hai. There are ebbs and there are also flows. So it's just riding the waves as it comes. So all this happened. So this was the role of parents. So now there's an euphoria about artificial intelligence, AI, और हमारी प्रिपरेशन में पर्टिकुलर सिविल सर्विसेज में अब तक हम रैंडमली गूगल से करते थे या जो भी बुक्स रिसोर्सेज थे, तो एआई का क्या आप लोगों ने यूज़ किया था, एंड अपनी प्रिपरेशन को इफेक्टिवली स्ट्रेटजाइज करने के लिए एआई का यूज़ करना सही है, सिंस देयर इज नो ह्यूमन टच ओवर देयर। तो क्या आप लोगों ने एआई का इफेक्टिवली यूज़ किया था, या फिर जो आपकी नोट्स अगर आपने बनाए हो तो उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी, उस पर प्लीज़ अगर आप इन समराइज वे एलाबोरेट कर सके तो। So I would say that using AI has been a very integral part to my preparation. Kyunki I had less time to prepare. I was riding the wave quite close to the surface. So AI was something that it makes your job easier. So if you talk about how did I inculcate AI, so it was not just I was using AI for getting my work done. राइट। Because if you over rely on an AI platform, so what happens is that you stop using your own conscience, you stop using your own logic, and you just rely on everything. So the use of AI should be to complement your preparation, to make the tedious tasks easy, like getting a huge amount of work done in a very short span of time. So I used AI to summarize the topics. Then I used AI to analyze the current affairs according to the syllabus. Then I used AI to get all the examples and case studies. I also used AI in my optional preparation. Right. So I think AI should be used, but there should always be a clear conscious choice on how much of AI to use and where do you want to use it. Like it should not be at the very right first step, and it should not just be the only thing that you are using. So you need to have your books also, you need to have your teachers also, then you need to have your peer study also, and just AI also has to be a part of your preparation and not the entire preparation. राइट, सो इट वाज इंक्लूसिव ऑफ ऑल द रेस्ट स्ट्रैटेजीज। Right. तो कोई आपने एआई के लिए स्पेसिफिक टूल्स या ऐसा कुछ आप बताना चाहें, इफ यू आर ओके। I think we all use the same platforms only which are there. So I use the Google Notebook LLM to summarize the. It is a large model, so it summarizes the books in a very concise manner in bullet points. So if I had a large text or if I had a very large PDF, so I would ask the LLM to do that. Then I used Perplexity as my sole AI platform. So I used to do all the analysis work there. So with AI, as the basic thing is that you need to train the model. राइट। You cannot just log in into AI and just start getting the desired result. So you have to train it according to your needs. You need to give prompts, then re-prompt, and then you have to give it the feedback whether. So I think these two were the only platforms that I used. Okay, Surbhi, can you just elaborate about the AI use or notes making strategy फॉर सच ए वास्ट? अभी यार यूपीएससी का बहुत ही वास्ट सिलेबस है, प्रीलिम्स और मेंस। अभी हम उस पर डिटेल पे आएंगे तीनों स्टेजेस के लिए, वन बाय वन विल डू माइक्रो एनालिसिस। बट अगर इन समराइज फॉर्म अगर आप बताना चाहें एआई और नोट्स के लिए कुछ, अगर आपने ऐसा कुछ यूज़ किया हो। So I may not be the best person to be telling you because I didn't use AI a lot. मेरा basic search ही था AI पे, that if I do not get किसी टॉपिक पे कुछ नोट्स नहीं मिल रहे तो I'll just feed AI कि ये टॉपिक पे बता दो, 4 keywords बता दो, any new keywords that I could pick up from Right. AI. So
I was not reliant on AI a lot, but now that I hear a lot of people using it in a very smart way, so I think it could be integrated in your preparation Right. and you can learn from a lot of peers. राइट सो विथ ए आई एंड विथ विदाउट ए आई दोनों साइड से जो है पॉसिबल है यूपीएससी क्रैक करना, आपको जो है इंक्लूसिव करना है और कॉम्प्लीमेंट करना अपनी प्रिपरेशन को. सो हम इन एलेबोरेट जाएंगे तीनों स्टेजेस के डिस्कशन के लिए, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए. बट एक सबसे पहला जो क्वेश्चंस इमोशन के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, अभी जो रिसेंटली कंक्लूडेड यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, पहले तो अपने आप रिएक्शंस बता दें. आपने पेपर देखा होगा, आई हो प्रीलिम्स का पेपर, तो आपका क्या रिएक्शन था, कैसा था एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स? So, जब वही टेलीग्राम पे पेपर आया, आई लुक्ड एट इट एंड देयर वाज सच बिग क्वेश्चंस. लाइक एक क्वेश्चन है, आई वाज रीडिंग उसका स्टेटमेंट्स है, आई वाज लाइक हाँ दिस स्टेटमेंट सीम्स राइट, देन देयर इज नेक्स्ट स्टेटमेंट, आई वाज लाइक दिस इज आल्सो राइट, बट द क्वेश्चन वाज नॉट अबाउट दो स्टेटमेंट A or B is correct. Right. Then there was another question. So yeah, in that way it was a little absurd or little different kind of a paper, but because I've given 2023 paper as well, that was also the same kind of shocker. And similar thing happened this year also. CSAT was also the differentiating factor. Right. So for me it was different, but I felt like because I had been through that shock once, so and qualified also, so I felt that if you have some peace while you are attempting, if you are feeling, if you are able to convince your mind in that time frame of 2 hours that everyone is in the same boat, like Right. it is not different for you, that it is not tough for you, it is tough for everyone, and the cutoff will be lower. So then I think you are able to sail through that exam. Otherwise it is a very difficult exam to crack, Right. especially the prelims part of बिल्कुल. it. अभी स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत ही फियर है 2026 का. आई थिंक दे दोज हु गेव एंड कुडंट क्लियर, दे वर ऑल डिसहार्टेंड. बहुत सारे स्टूडेंट्स मिले जिनका 4th 5th अटेम्प्ट थे, दे केम ऑल फ्रॉम जयपुर टू मीट हियर की सर लाइफ ख़राब हो गई, हमने इतना कुछ डेडिकेशन से दिया. तो कुछ सजेशन आप देना चाहेंगी जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी, एंड गिवन 2023 का भी आपने एग्जाम दिया हुआ था, सेम डिफिकल्टी लाइन और अनप्रिडिक्टेबिलिटी थी, और आने वाले टाइम पे जो प्रीलिम्स का पैटर्न है वो मोर और लेस बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल आई बिलीव हो चुका है. गिवन द एग्जाम एक्सपीरियंसेस आई हैड बीन टीचिंग, कोई शो शॉट प्रिडिक्ट नहीं कर सकता. तो आप स्टूडेंट जो आने वाले टाइम पीरियड पे 2027 के लिए अपीयर करना चाहते हैं, उनके लिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्या आपका इनपुट होगा, कैसे उसको हैंडल वो कर सकते हैं? For prelims, I feel one thing is very necessary is that your resources are sorted and you have revised them multiple times, at least the basic resources. Second thing, work on your problem solving skills, like practice a lot of MCQs, solve them, and develop the knack of it. Like I will not be able to tell you that this answer is right, this answer is wrong until unless you go through that process. Right. You just develop it over the period of time when you have practiced a lot of MCQ. And the third thing, which is very, very important, is that you have that peace in your head while you are attempting the Right. paper. Feel that you should have that confidence that I've done everything that was required for this exam. Now I have to just attempt and pick and choose my questions, which are from the static, and do them right. I think that is all you have to do. And is bar it was a difficult paper, next year easy aega like the pattern has been. So just stay a little bit calmer and understand what questions are to be attempted and how much to be attempted, and your strategy has to be aligned according to your strengths and weaknesses, not according to someone else who is saying it. राइट. सो जो प्रीलिम्स का पर्सपेक्टिव एज डिस्कस विद सुरभि की, एक फियर फैक्टर है स्टूडेंट्स में रिगार्डिंग एश्योरेंस की इस बार होगा या नहीं, और गिवन पिछले साल अगर क्वालिफाई किया भी है प्रीलिम्स तो इस बार होगा या नहीं होगा, और प्रीलिम्स के लिए ब्रॉडर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एज पर योर एक्सपीरियंसेस, जिसको एक एस्पिरेंट जो है अपने प्रिपरेशन में जो है इम्प्लीमेंट कर सकता है? So, first of all, I come from a very practical mindset and practical school of thought कि अगर हम prelims की भी बात करते हैं, see the levels vary every year. You cannot expect the paper to be the same every year. हर साल same easy या same difficult paper नहीं आता है. And a competent body is setting the paper. So the thing is that prelims is not just a paper that requires कि आप एक certain amount of marks लेके आ जाओ. At least for the GS paper I'm talking. राइट. Every year if the paper is tough, so I believe that the paper is tough for everybody finds out at that 9:30 only कि क्या questions आए हैं,
and the fight starts after receiving the paper. So if it is a tough paper, the cutoff will be lower. That is the general trend. It will never happen that there was a very uncertain paper and the cutoff went 110. Right. The cutoff falls, and when it falls down, so all the students, then also there is a top cutoff clearing. So like 14,000 children approximately will clear it. So if it is a tough paper, you need to build on the accuracy part. You need to know how many questions to attempt. And as Surbi said, that the main thing is how well do you handle your nerves. That when you see that paper and you get that shock, so it's all about shock absorption. Like how quickly and like in a jiffy you are able to bounce back. कि अब ये paper आ गया है. We have to go through that. You pick the questions that can be done. You immediately choose the questions that you don't have to attempt, and then you like go into your knowledge base. You try to come up with the questions. Then you have your aptitude also. So that thing combined with your knowledge base, like if you have a very solid fundamental knowledge base, I think that is required to clear the prelims. And talking about the CSAT, now the reverse part is also true, that you know that you don't have to get a random marks in the CSAT paper. You have to get just 67 marks approximately. So for 67 marks, again, you have to pick the low hanging fruits. You have to pick and choose which are the questions to be done. So I think strategic planning and then the implementation in the exam hall by handling the nerves, by staying calm, believing yourself. I believe that believing on yourself is the biggest part. That अगर आप 5 महीने 6 महीने preparation करके आए हैं, I'm sure कि सब खराब नहीं पड़ा होगा. The answers lie there only. You have to just find a way. Sometimes you have to adapt. Sometimes you have to modify your thinking process also. So I think that. And thirdly, I am not an idealist. I won't say कि prelims is just कि हो जाना चाहिए and everything. It was a tough paper. It was something that was very unconventional. But again, every year 14,000 children will qualify the paper. Then there will be mains. So I think we have to take both the things into account. सो वन फाइनल थिंग दैट वी आर गोइंग टू आस्क कि स्टूडेंट्स का जो डाउट होता है कि सेम सेट ऑफ बुक्स वी आर रीडिंग, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, एंड ऑल दोज रिकमेंडेड एनसीईआरटी बुक्स जो भी हम रिकमेंड करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट जो एग्जामिनेशन अभी आ रहा है, एग्जामिनेशन में बैठने के बाद स्टूडेंट जब एग्जाम में अपेयर होता है, दे समहाउ फील चीटेड कि यार जो पढ़ा है वो आया नहीं है. इज देयर एनी एश्योरेंस गिवन? सिलेबस प्रीलिम्स का भी बहुत ही कुछ बुलेट पॉइंट्स में दे दिया गया है, एंड देयर्स एन एलाबोरेट ओशन ऑफ डाटा दैट वी एक्यूमुलेट प्रीलिम्स से पहले हम करते हैं. तो क्या कोई एश्योरेंस है, या फिर जो ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, हम जैसे हम बोल रहे हैं कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड होने चाहिए और उसमें ट्रस्ट करना चाहिए, आएगा ही आएगा, तो उसको कैसे हैंडल करना है? I think even when we talk about the standard sources, I believe that those sources are also developed over the period of time. Like somebody started using those sources, then it was the collective intelligence that previous year topper said that this is good, then the another year's topper said ki haan, we have also read this, and that is how that collective intelligence developed. So when you talk about ki how assured or how reliable these sources are, see, if you talk about history or if you talk about geography, you pick up any source, be it a standard source or you go to the market, buy another book. I think the main framework is the same only. Like the polity, it will start with Article 1, it will go up to Article 395. Right. Maybe the content would change a bit, maybe the interpretation part would be, but the basic fundamental remains the same. Talking of the syllabus wala part, the syllabus is given by the commission, it is what it is. But along with that, we have the PYQs also. We have a large set of PYQs which act as your guiding path. And apart from that, as I said, कि वो जो शौक है पेपर का, that is true, that is there. But you just have to find a way about it, because you cannot just be saying that मैंने एक book पढ़ी थी और उससे नहीं आया. It will happen that sometimes you read and it doesn't come from that. So then you have to find a way around it. So I think. राइट. सो ऑन अ फाइनल लेवल, क्या हम पहले से प्री मेडिटेट करके जाएं फिर सिटिंग ऑन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की 100 में से हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं? इज इट अ गुड स्ट्रैटेजी, और वी शुड अकोमोडेट गिवन द एग्जामिनेशन सिनेरियो कि हम वहीं जाके डिसाइड करेंगे, या पहले से घर से ही डिसाइड करें कि 100 में से मेरे को 90 क्वेश्चन लगाने ही है, 100 के 100 मार्क नहीं मारने? इसमें आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप घर पे बैठ के पेपर सॉल्व करते हो, PYQs लगाते हो, you sort of identify your sweet spot कि
पर पेपर जो आज से पहले हुए हैं यूपीएससी के, जैसे आई डिड नॉट सॉल्व एनी मॉक्स, आई यूज्ड टू सॉल्व पीवाईक्यूज. Okay. तो इफ आई एम सॉल्विंग सपोज 2023 का पेपर, देन 24 का पेपर, देन 25 का पेपर मे बी, सो there's a sweet spot. Like my sweet spot was 80 to 85. That in this I would leave those 15 uncertain questions, I would take some risks, and then I would manage to get around 55 to 60 questions correct. Okay. Now it may happen that it is a 26 or a 23 paper. You thought that 85 questions you would do, but the paper is not that easy, or paper is not according to you. So then you have to adapt. Okay. Then you have to modify the thing. Then you have to take a judgment. Then when you decide, you have to act fast, you decide, and then you execute your plan. That now the sweet spot has dropped to 75. Okay. And you will do 75 with accuracy, and you won't make any silly mistakes. You'll try to avoid them. So that, So your dependency was more on PYQs rather than the mocks. I won't say more, I would say entirely, because I come from a background that whatever the commission is giving is the most reliable source of information. So, and that can be trusted because people have attempted that paper. Because with mocks, the thing is that there are a lot of institutes with a lot of mocks, so it becomes very difficult to judge which one is the best mock, and then the pattern also, how reliable is the pattern or anything. So I trusted the PYQs. Okay. Oh, what is Surbhi? Same. You have given 4 prelims actually. So can you elaborate the same set of questions that I asked? What made you crack? Given the second attempt you reached till interview. तो चारों attempt में आपके prelims के लिए क्या आपने changes किए? क्या आपको लगा कि ज़्यादा suitable है और जो आपको exam crack करने में helpful रहा? For prelims, I think as we were discussing कि जो resources हैं they need to be limited, plus they need to be trusted. Even if the question is not there directly, it has to be there indirectly. कुछ आपने information random कहीं पढ़ी होगी, it will come, या तो जैसे multiple statements आते हैं, it will come in one statement, second statement could be weird. There you need to apply your MCQ solving strategy, that this statement might be wrong and the first one is right. So your limited knowledge also works. Right. Then again, the resources we were discussing कि reliable है कि नहीं, but if there are 100 questions, there will be 50 questions which are not from your resources, 50 will be from your resources. Us resources mein you should be able to do 40, 35 at least, or 30 even. Then you take your MCQ risk and then you reach till 100 marks. That Okay. is your goal. But क्योंकि हमें लगता है कि 50 question तो कहीं और से आ गए, which we have not read, तो हमारा bias चला जाता है इस चीज़ पे कि शायद वो resources से आ ही नहीं रहा है. But you need to also understand कि 100 question नहीं आने हैं और हमको 200 marks नहीं लाने हैं prelims में. Right. So in that way you need to rely on your resources and उसको थोड़ा strong बनाना should be your goal कि Right. उसमें से अगर तोड़ मोड़ के इधर से उधर कुछ फैक्ट आ रहा है या एक स्टेटमेंट में भी आ रहा है तो you should be able to do that. Right. तो that has to be the way. And again वही resources पे काम किया, that static should be good. Then mocks MCQs पे थोड़ा build up किया. I did PYQs and I solved coaching के mocks also because my journey has been very long. तो Right. PYQ तो याद ही हो गए थे, मतलब there was no point कि मैं उससे कुछ develop कर रही हूँ कि no strategy या कुछ, तो वो याद ही हो गए. There was no point. That is why I was giving mocks to understand कि मेरा topic क्या weak है, क्या weak नहीं है, to understand all of those. And this thing only work. Basic resources पे बहुत strong command and then understanding कि आपके लिए कितने question work करते हैं and then developing that kind of MCQ strategy, how to solve questions. Because I've seen a lot of people, I've known a lot of people who have cleared prelims throughout. No matter उनको 10 दिन का time है कि 15 दिन का time है, because they have a knack for solving MCQs. And that comes from solving a lot of MCQs and understanding some kind of pattern that will come from your own understanding. Right. So given you have history background और इस साल के पेपर में जो हमने देखा 20 to 21 questions probably were from history and art and culture. तो history का एक domination increase होता जा रहा है और art and ancient Indian history से we see an increased number of questions came there, like 10 to 11 questions आए हुए थे. Medieval से I think one or there wasn't 10 question. Modern India से अच्छे खासे questions थे, rest 5 to 6 questions. और हिस्ट्री की जो फैक्चुअल पार्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो
क्वाइट इंक्रीज होते हैं। तो गिवन आप हिस्ट्री ऑप्शनल है, ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ, तो क्या कभी खुद को सेल्फ डाउट होता है कि 20 में से 20 क्वेश्चन मुझे आने चाहिए, ईगो पे आता है कि आना ही चाहिए तो मैंने पढ़ा हुआ है, या उसको स्किप करना है? गिवन आई हैड बीन टीचिंग हिस्ट्री राइट फ्रॉम 5 to 7 years इन दिस इंडस्ट्री, तो मैं स्टूडेंट्स को यूजली ये बोलता हूँ कि 20 में से अगर 15 भी हो रहे हैं तो इट इज़ वेल एंड गुड। आई मीन इवन स्टेट पीसीएस भी सही कि अगर हिस्ट्री को ईगो पे मत लेना, इट विल हर्ट योर ईगो। तो आपका क्या एक्सपीरियंस गिवन जीएस पार्ट ऑफ द हिस्ट्री और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से मैं जानना चाहूँगा। सर आपने तो ज़्यादा ही बोल दिया, मेरे को तो ये लगता था 20 में से 10 क्वेश्चन हो जाए बहुत है। बिकॉज आई विल एक्सेप्ट द फैक्ट कि हिस्ट्री एज अ ऑप्शनल पढ़ना और हिस्ट्री कॉलेज में पढ़ना वर्सेस हिस्ट्री पढ़ना फॉर प्रीलिम्स इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल पूछते हैं एंड इट इज़ ओके टू नॉट नो द फैक्ट्स इन माई ओपिनियन। कि इन सम क्वेश्चंस देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि आपके नॉलेज से डायरेक्टली आ रहा है, इन सम क्वेश्चन देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि वो पेरिफेरल नॉलेज से हो जाएगा, कि आप टाइम फ्रेम में कर लो कि इस टाइम फ्रेम में तो ये किंगडम नहीं होगा, सम काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यू कैन डू। बट बियॉन्ड दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि ये वाला वर्ड ऋग्वेदा में लिखा है कि अर्थशास्त्र में लिखा है, आई विल नॉट बी एबल टू टेल यू। तो दैट इज़ ओके इन दैट सेंस एंड आई नो दैट वेटेज इज इंक्रीजिंग फॉर हिस्ट्री, बट I think equal focus ही देना चाहिए for each and every subject. You never know कि next year which subject will have more weightage. So just work on the basics. Basics strong होने चाहिए बिल्कुल। जैसे PYQ का question आ गया था, some Persian wheel का question last year I remember. तो that shouldn't be wrong because वो PYQ से directly आ रहा है। तो work on that portion, work on the static basic portion of it. And beyond that it is uncontrollable and it is there for everyone. एक इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए, अपनी लिमिटेशन भी पता होनी चाहिए, वी Yeah, कांट कॉन्कर दैट। या मतलब मेरा ऑप्शनल है फिर भी आई हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट कि नहीं होगा मुझसे ये। राइट। सो गिवन ग्रेजुएशन में ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड और यूपीएससी में साइंस एंड टेक का अगर हम डोमेन देखें तो पिछले कुछ सालों में साइंस एंड टेक से अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनकी डेप्थ भी इंक्रीज हो रही है। दे आर नॉट लाइक द सेम एनसीईआरटीज और करंट की टेक्नोलॉजी वाला पार्ट। तो वो ये क्वेश्चन आप दोनों के लिए है कि वो सेगमेंट अगर ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा है जिसका उतना इन डेप्थ नॉलेज नहीं, उसको कैसे टैकल करना है प्रीलिम्स में? सो साइंस एंड टेक में आई फील एक पॉजिटिव चीज़ ही है। जैसे हिस्ट्री में या ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में इट इज़ अबाउट नोइंग द फैक्ट या उस चीज़ का आइडिया होना चाहिए, मतलब यू शुड हैव रेड दैट डायरेक्टली। बट इन साइंस एंड टेक आई फील इफ़ यू नो हाउ न्यूक्लियर एनर्जी वर्क्स, so you are able to solve a lot of things around it. Matlab you need to have a kind of conceptual clarity around those topics. So rather than going for learning the facts in science and tech, go for understanding the technology behind it. Okay. And that is how you will be able to solve a lot of questions. So my approach remain around that only, that whatever technology, biotech is coming, vaccine is coming, or nuclear energy or bioenergy or whatever it is coming, I would go behind it, understand how it is working, to have a broader perspective about it, so that even if I don't know that directly, I am able to decipher it, that this might be the right thing, this might be the wrong thing. And from humanities background, that should be your approach to science. Okay, and so tech. we need to build the concepts एंड उसके अराउंड एप्टीट्यूड बिल्ड करना है। वी नीड टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन रेदर देन डाटा का हम इनटेक ज़्यादा करें किसी चीज़ के लिए। Yes, yes, राइट। सो अगर हम प्रीलिम्स में रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स की अगर बारे बात करें, जैसे पॉलिटी का इस बार का जो पेपर आया था आई थिंक 2026 प्रीलिम्स का, वो लक्ष्मीकांत ऑल टुगेदर हमें हटानी ही पड़ेगी जैसा अगर सेम पैटर्न पर रिपीट हुआ। तो पॉलिटी, इकोनॉमी एंड जोग्राफी वाला पार्ट उत्कर्ष आई लाइक टू नो फ्रॉम यू कि जोग्राफी वाले पार्ट को कैसे आप हैंडल करना रिकमेंड करोगे बच्चों को? So I think if I talk about geography only, geography I believe जैसे Surbhi was telling about science tech, same is about geography, that it is not just a theoretical subject. You cannot just memorize that this thing happens and this is how it happens and then you go. It is a descriptive science. I love to call it a descriptive science because whatever phenomena is happening, whatever you're reading in the text, that is present at some part of the earth or the universe. Things are taking place. If you talk about mapping also, so there are two ways to do mapping. One is that you just take a pen and paper, you ratify everything कि आप हर चीज़ का एक रट्टा लगा लें कि ये एक वाटर बॉडी है, इसके आसपास ये 5 कंट्रीज हैं, then you make a mnemonic. Of course we all do that, but then ये mnemonic बना लिया and then you set in the paper. But the issue that happens is कि when you are
in that pressure situation, वो जो mnemonics होते हैं they tend to overlap. आपका बर्गर तारिक में चला जाता है Right. एंड देन व्हाट हैपेंस इज एंड अगर हम सिर्फ के की बात करें तो पेपर में वो प्रेशर इतना आ जाता है कि आपको पता ही नहीं होगा कि वो कजाकिस्तान था या किर्गिस्तान था किर्गिस्तान। या फिर वो तुर्कमेनिस्तान था या तजिकिस्तान था. सो टू हैव दैट कि अगर आप मैपिंग कर रहे हो तो हैव दैट एटलस विद यू, have a brief visual memory also, like you have seen that place, you try to look for something, you open the Google Maps, you open the Atlas, you open the Google Earth. थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग बनाना. आई एम नॉट सेइंग दैट यू गो इनटू दोस 3D मॉड्यूल्स एंड देयर इज नो टाइम फॉर दैट, बट जैसे इस साल थोड़ा सा मैपिंग वाज अनसर्टेन. इट विल बी अनसर्टेन बिकॉज द वर्ल्ड इज टू वास्ट टू कवर. बट जो भी आप पढ़ रहे हैं यू शुड बी थरो विद इट. You should have a sense of a hint of curiosity in your brain कि अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं कि अगर suppose इथियोपिया में एक वोल्केनो फटा है तो you should see a video maybe that helps. Okay. You should see a map where Ethiopia lies. Then अगर कोई बात करे कि अफ्रीकन रिफ्ट वैली क्या है तो see a map कि अफ्रीकन रिफ्ट वैली कहाँ से कहाँ जाता है. तो उससे होता क्या है कि जब पेपर में आपको दिखेगा suddenly somewhere the brain will say कि नहीं नहीं this country was not इसकी लाइन में, ये तो नॉर्थ में पड़ती है. So that's one way to do the mapping part. For the theory part, I think sources सब same ही है. You need to have a very conceptual understanding कि अगर climatology बहुत ज़्यादा पूछा जाता है या अगर oceanography पूछा जाता है तो अगर ocean currents, जैसे I'll take a very brief example कि हम लोग सब याद करते हैं कि warm current कौन सा है, cold current कौन सा है. Now if you look at the map, all you have to see is that the current जो equator से जा रहा है that is just a warm current, and जो ऊपर से आ रहा है वो ठंडा पानी लेके आएगा, that is a cold current. Right. Similarly, if you talk of all the phenomena, mountain ranges हो गई, rivers हो गई, the distributaries are there, we have all these things. Having a brief sense of understanding, some curiosity and some visual memory along with the theory part. So I think that helps in the geography bit of the paper. Okay. और जीएस ज्योग्राफी में कोई ऐसा आपको लगता हो कि ये मेरा एकिल्स हिल है, इट्स अ टफेस्ट जोन फॉर मी, कोई ऐसा सब्जेक्ट आपका? जीएस में हाँ, जीएस में अगर पर्टिकुलर में क्रॉस पॉलिटी इकोनॉमी अगर इसमें आपसे बात करूँ तो I think if I talk about the prelims वाला GS, तो economy was something I had to read a lot because it was not in my schooling background. Okay. And then polity was something that I had to work a lot because I was making very basic mistakes. So these two were the things. Otherwise, I was fairly comfortable in the subjects. Okay. एंड लास्टली सी सैट के लिए इन ब्रीफ अगर आप बता सकते हैं, सी सैट के लिए जो अभी स्टूडेंट्स अपीयर किए तो उन्हें रियलिस्टिक बेसिस हाउ शुड दे गो फॉर सी सैट? और ये चैलेंज सबके लिए मुझे अब लग रहा है, ह्यूमैनिटीज़ और इरिस्पेक्टिव इंजीनियरिंग है या मेडिसिन है, सबके लिए सी सैट एक चैलेंज है. तो इन सम एक ब्रीफ पॉइंट अगर सी सैट के लिए आप कुछ रिकमेंडेशन दे सकें. I'll just say that there are just 2-3 things. That first of all, do your basics properly. Analyze the previous year papers. There are some topics which are repeated every year when it comes to maths and reasoning. Do those topics very nicely. Have that formulas sheets ready. Don't try to memorize formulas. Try to apply them in questions. Second, understand how passages work, how options work, what is the thing that is asked. And third is attempt the paper very consciously. Like, know how many questions to pick. Have that calculation in your brain that you have to read 67. This is a tough paper. So if I attempt this many questions, I have to get at least these many right. So have that pattern. This develops जब आप बहुत बार solve करते हो चीजें. And along with this, just hold your nerves. Don't let the paper one dictate how your paper two goes. सुबह का paper खराब गया अच्छा गया. Just see that after the shift ends. Focus on that CSAT paper, and then I think that's the broad idea about CSAT. राइट. सो नाउ विल प्रोसीड टुवर्ड्स द मेंस पार्ट. ठीक है, 4 जीएस पेपर हैं, एथिक्स है, एसे है. तो फर्स्ट विल बिगिन विद द एसे पार्ट. एसे बड़ा ही सब्जेक्टिव और हर एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन आई बिलीव एसे में था. तो एसे में कैसे एक स्टूडेंट को अगर प्रोसीड करना हो और मैक्सिमम मार्क्स फेच करना हो, बहुत ही मिनिमम एफर्ट यूजुअली स्टूडेंट्स एसे वाले पार्ट में डालते हैं. जितना टाइम हम जो है जीएस पे डालते हैं, तो आरओआई हमारा कंपेरेटिवली अगर एसे में बोले तो ज़्यादा है. तो ऐसे को कैसे अप्रोच करो और इफेक्टिवली अश्योर कर सके कि वी कैन फेच मैक्सिमम मार्क आउट ऑफ इट? So I think essay में, although I haven't written a lot of essays to be honest,
I wrote my first major essay when I went to the main center only. But what works in the essay, you have to realize that it is not a GS paper. It is a paper about language, expression, and flow. So don't try to make it a GS paper that there's a certain question and you have to give an introduction, then you have to give pointers, and then you'll just conclude. Essay needs to have that flow of thought and that smoothness that links the topics. तो what works for me at least was कि जो भी टॉपिक आता था आई यूज टू पुट माई ब्रेन आउट कि मेरे दिमाग में इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, व्हाट इज द नॉलेज बेस आई एम सेइंग, एंड दूसरा हाउ क्रिएटिवली कैन आई एक्सप्रेस दोज. जैसे अगर एक टॉपिक था कि बिटर एक्सपीरियंसेस वाला इस साल एक टॉपिक आया था, तो आई जस्ट डेवलप दैट थिंग कि इसमें से मैं क्या एनेक्डोट दे सकता हूँ दैट इज रेलिवेंट ऑल्सो, that is mainstream also, and jisse this question will be hit. So I gave the example of Mahatma Gandhiji's incident at the railway station in South Africa, the Peter Maritzburg one. So where he was deboarded the train and then out of the first class component. So I gave that anecdote ki how when he fell down and when he got up, it was the story of the man who went on to become Mahatma. So it is about hitting the topic from the very first instance. You don't need to beat around the bush a lot. Right. Second thing is, don't try to develop exotic examples. Don't try to find an example which nobody knows, because it's not your job to impress the examiner with some exemplary example. Right. It is your job to tell the examiner that you've understood the topic. This is the example that everybody knows. And this is the instance from this example that I'm using to convey to you. Right. For example, I used the examples of Ashoka, the emperor. Then I used the examples of Lord Buddha also, and then Mahatma Gandhiji also. So I think keeping it basic, connecting the paragraphs, and hitting the demand. Right. And then last thing would be कि जो आपका introduction है, the conclusion should be linked, because that is how you get the closure to any topic. So if you have started about Mahatma, if I wrote about the Gandhiji's incident, so my end was how his role helped us shape the path of the freedom struggle. So I think that summarizes the essay prep for me at least. Okay. And one important thing about this UPSC preparation, what we are talking is largely static part. जो current affair वाला part, it's highly dynamic. So how you handle the current affair parts? और एक जो questions largely होता है, और faculty के बीच में भी differences होते हैं. जैसे student को हम communicate करते हैं कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है या सिर्फ एक मंथली मैगजीन फॉलो करनी है, तो करंट अफेयर्स को टैकल कैसे करना? हाउ यू हैंडल द करंट अफेयर्स पार्ट? बोथ ऑफ यू, आई वुड लाइक टू आस्क. I think for me, current affairs was something that I did not focus completely on. I just used to rely on the compendiums and the compilations. Okay. I couldn't read the newspaper. I won't say I did not. So I couldn't follow up with the daily newspapers. But if we talk about the current strategy, I think everything works. If you're somebody who can follow the newspaper every day, keep things in mind, and be regular with it, the newspaper is an excellent source. There are many toppers who have used it. And if you're somebody who cannot keep up, then choose your sources wisely. Have that compilation or compendium, whatever institute, whatever thing you're doing. What are the resources? Can you, if you want, you can elaborate resources आपने follow किए थे current affair के लिए? I did not follow any specific resource. I just followed the compendium given by some of the institutes, and then I used AI also. And मैंने उसको बोल के I just summarized it, and बस वो summary को then I put it कि इसको syllabus wise आप arrange कर दो. Okay. So I arranged that and then I revised that. So my current affairs thing in mains, because we're talking about mains, so it was about to use current affairs to add points and enrich my answers, because static for me was the core strategy of every answer. Okay, okay. So, Surbhi, can you elaborate your current affairs strategy? For current affairs. Cool. For current affairs, I relied on newspaper. I did read newspaper daily, but that was not very in-depth reading of newspaper. Like we tell a lot, like I've also heard a lot that editorial पढ़ो. I felt कि वो मतलब that is not what the exam is demanding. Right. It is about how you are able to pick up the trends, the topics that are there throughout. अगर एक कोई topic 4-5 दिन लगातार आ रहा है, तो that might be an important topic that might be asked in your prelims or in your mains. You can take note of that.
Other thing, you can use your newspaper strategically for your ethics portion, because there are very small and big news that can be used as an example that have a lot of values to it. So if you have your ethics syllabus memorized, you can just link any news to the topic that is there. So there also you do not have to read and know each and every detail ki ye hua फिर उसके बाद ये हुआ. You just have to have a broader idea Right. that this thing happened and this can be related directly to your syllabus. Similarly, you use those current in other topics also. Society में there are a lot of topics जिसके newspaper में आते हैं. तो that way I had tried to use newspaper, not reading it for hours, but just like 30 minutes or 35 minutes maximum उसको read किया and just picked up the headings from it. That way. For prelims, I also used compilations because they help you narrow down what are the important Right. topics. So compilations also helped me, but mains के लिए mainly I relied on this newspaper reading only. Right. So now from GS1 to GS4 जो मेंस का पार्ट है उसमें पर्टिकुलरली स्ट्रैटेजी के बारे में अक्रॉस डिफरेंट पेपर्स और टाइम मैनेजमेंट का जो एक इशू है, गिवन 20 क्वेश्चंस होते हैं, लिमिटेड टाइम है, उसको कंप्लीट करना है, तो प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या थी जिसके साथ एक ड्यू जस्टिफिकेशन किया जा सकता है? एंड गिवन सुरपी कि आपका जो 4 अटेम्प्ट का एंड यू हैव एक्सेलरेटेड योर मार्क्स इन द मेंस, तो उसको कैसे इन चारों पेपर में आपने क्या किया था, क्या एक स्ट्रैटेजी थी एंड एग्ज़ाम डी डे पे कैसे उसको हैंडल करना है? One thing should be your content. It should be there for all the static topics that are there. क्योंकि कुछ question है जो आपके topic से आएंगे, जो syllabus से आएंगे. Some will be a little bit here and there, which you will not be able to attempt properly. But at least the topics that are there in your syllabus, उस पे you should have very rich content, which could be supplemented with the current affairs. क्योंकि मेरे लिए वो work किया. Static का part had a lot of keywords और ये जो value addition इस पे focus करते हैं, supplemented with a lot of current affairs. So wo that can be used for introduction, for conclusion, adding as an example. That worked for me. One thing is that. Then second thing, you should have short notes by the end of it. मतलब आपने mains के time पे you have bigger notes वो proper जो सबके होते हैं, and with multiple revisions try to shorten them so that by the end of it you are able to revise it Right. better, and वो जो value addition है वो properly आपने immediate पहले पढ़ी हो so that you are able to write it in your exam. These two things are there for the prep part, and then for the D day you just have to go all in कि I have worked a lot, अब आज I have to bring all my notes, gather all my energy that I have into these papers. These are the 3 hours for each paper that I have, and each and every word is going to add marks. मतलब my whole strategy from 23 to this year was that I have to increase just 111 marks in each question. So that will fetch me 20 marks extra, and that has only worked because in each paper I have increased at least 20 marks across. So your focus should be on that. And attempting में it can differ the way you attempt. Some people attempt 10 marker पहले and 15 marker बाद में. What I did was in the first 30 minutes I attempted 4 questions 10 marker, then switched to 15 marker and came back again to 10 Okay. markers. But it can differ across people, whatever you want to. It is to be guided how you've prepared. जो पहले you give a lot of mocks and all. So whatever works for you works for you. Okay. So Utkarsh, can you elaborate on that part? I think mine is also similar to what Surbi said, because first foremost thing is the content. Because no matter how you write, you have to write good stuff. Like you have to have a decent content. You need to have very crisp and concise content that hits the demand of the question. Because if you're not hitting the demand of the question, I don't think that if you write in a very good handwriting or if you write in a very good structure, that's not going to cut it. After you have the content, you have to figure out the way to write your answers, because these are the only two things that make the pillars of mains, ki content and answer writing. For answer writing also, I think it's just practice, analyzing what is needed, and then giving the examiner what they are asking specifically. Not giving, it should not be an information overload. It should be structured in a way कि जैसे question पूछा हुआ है, अगर उसमें 3 subparts हैं, तो your answer should have 3 subparts. It should have an introduction, a conclusion, maybe a diagram if you can, and it should have a way forward if you think a challenge is asked, or if an analysis is asked, then maybe a little brief, your analysis of what the thing is. And rahi baat ki when you go to your mains actual mains exam,
you should be able to replicate every page of your notes, the content that you've prepared, in a way कि अगर उस टॉपिक से रिलेटेड आ गया तो आई विल पुट इन एवरीथिंग दैट आई हैव प्रिपेयर्ड बिकॉज आई गेव सो मच टाइम टू द कंटेंट सो माय कंटेंट इज एनीवेज वेरी नाइस सो आई विल ट्राई टू पुट दैट कंटेंट इन अ वे कि I have demand fulfilled, and then I've also given the full 2 page or 3 page answers. When it comes to attempting the paper, my strategy was same as her only. Like I used to attempt the first 5 questions, the 10 markers, because I was of the opinion कि उससे एक impression बन जाता है कि आपने अच्छा लिखा है. Then 5 questions के बाद I used to finish those 5 questions in like 30-31 minutes. Then I used to switch to the 15 markers. Right. क्योंकि they have the greatest ROI. So 15 markers करने के बाद last में if I had to rush then it would be 6 to 10. Okay. So this was my way. So I think this summarizes the main strategy. Right. And for general studies paper 2 and paper 3, the mains part, it is current oriented, and we see general studies paper 3 में उतने marks upper limit पे नहीं आ पाते, irrespective of how much value addition in UPSC examination we do. So what are your suggestion for the paper 2 and then for paper 3 in quicker way if you like to summarize? So I think for paper 2 it is just that first and foremost would be hitting the demand. Second would be it is a paper about polity. So you need to give the elements of constitution. You need to have some case laws as the enrichment. You need to give the relevant and recent incidents that acted as the build up to those events. You need to have specifics of whatever the act or whatever the provision is asked. And then when it comes to the IR part, you need to have good base for current affairs also, what is happening around the world. You need to have diagrams also. I used to draw a lot of maps. And for social justice and governance, I think it is just hitting the topic in a manner that the answers are very enriched. Right. You need to use committees also, you need to use data also, you need to use the government schemes also. So I think this is for paper 2. For paper 3, I can tell what I did. It was just that you make the short notes, you enrich it with a lot of data, you also enrich with a lot of technical terms, and then you address the question the way it is asked. Right. Surabhi, can you please elaborate? Given 4 ऐसे गए तो पेपर 2 और पेपर 3 में क्या कुछ डिफरेंट रिसोर्सेज आपने फॉलो किए थे, या मार्क एसिलरेशन की जो आपकी स्ट्रैटेजी थी पर क्वेश्चन की एक मार्क एज लेना है, नाउ यू आर सिलेक्टेड और आपके फ्रेंड्स भी रहे होंगे, मे बी दे आर नॉट इन द फाइनल लिस्ट, तो आपको क्या लगता है क्या अलग से मैंने किया था जो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स था? बिकॉज हम सब लिखते हैं और ऑलमोस्ट कॉपी एवेलुएट कर देते हैं, ऑलमोस्ट सबकी कॉपी बहुत ही सिमिलर होती है, बहुत रेयर होता है कुछ डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, तो आपको क्या लगता है क्या एक्सेप्शनल ऐसा था जो एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट ओवरऑल आपकी मार्कशीट में लेके आया? आई थिंक सर एक तो वैल्यू एडिशन जो बात की हमने वो तो है ही कि कमिटी ऐड कर दी, आर्टिकल ऐड कर दिया, जजमेंट ऐड कर दिए, आईआर में देयर शुड बी सम कीवर्ड्स. अदर थिंग अभी जैसे मैं कुछ कॉपीज देख रही थी तो विजिबिलिटी भी होनी चाहिए. मतलब सम पीपल ईदर ओवर डू दिस अंडरलाइनिंग थिंग कि सब कुछ अंडरलाइन कर दिया, या फिर दे विल जस्ट राइट इन अ ऐसे बहुत ही मोनोटोनस वे ऑफ राइटिंग. मतलब इट इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल थिंग आई फील, but the way your keyword, the way your this committee and everything is highlighted in your answers also has certain impact कि वो कितने अच्छे से आपका visible है. तो that could be one thing. and वही content I feel is the key any day. आप किसी चीज़ पे कितना भी काम कर लो, your content should be very good. मतलब it should be differentiating a little bit from others. मेरे लिए current affairs worked in both the papers 2 maybe and 3 maybe. I would introduce with current affairs, I would conclude with current affairs. It was very heavily inclined towards that. And GS3 में other thing that worked for me was science and tech and environment को हम generally neglect करते हैं, and we are doing it just from mains 365. Right. What I have understood पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर देख के, इसमें अगर आप प्रीलिम्स के थोड़े कोर कॉन्सेप्ट पढ़ के जाते हो तो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आल्सो आस्क्ड डायरेक्टली. तो इफ यू कुड go a little bit beyond reading mains 365 या ऐसा कुछ टेक्स्ट करंट का, you can do that. and I think वो थोड़ा edge That तो will आपको create देगा. objectivity which we हाँ can get. हाँ, थोड़ा सा एज, मतलब आपको वही हर क्वेश्चन में छोटा छोटा एज लेके चलना होता है. तो इफ़ यू आर एबल टू रिकॉल एक भी क्वेश्चन थोड़ा बेटर, 2 क्वेश्चन किसी से और से बेटर कर देते हो तो इट विल हेल्प राइट. यू. नाउ इन द एंड पार्ट GS4 का जो हमारा एथिक्स वाला पार्ट है उसके लिए आपने क्या रिसोर्सेज फॉलो किए, हाउ यू स्ट्रेटेजाइज योर एथिक्स का जो प्रिपरेशन है? For ethics part,
फर्स्ट थिंग दैट आई फोकस्ड ऑन कि जो भाई हर टॉपिक पे नोट्स होने चाहिए, फॉलोड बाय एग्जाम्पल्स पिक्ड अप फ्रॉम द न्यूज़पेपर. थोड़े क्लीशे एग्जाम्पल भी यू कैन यूज, बट माई फोकस वॉज कि मैं कुछ तो न्यू एग्जाम्पल्स यूज़ करूँ, बिकॉज मेजर जो मतलब जो हम ट्रेंड में चलता है वो तो नेचुरली आ जाता है. जब हमको कुछ नहीं आता तो वो एग्जाम्पल्स याद Right. आएंगे, but consciously try to include a little bit of examples which are different from the others. That, and then working on PYQ, I worked a lot on PYQ, so that helped me structure my answers throughout. Right. That how can I break these questions, how many headings can I have, how can I include diagrams. Matlab including diagrams was a problem for me, especially ethics mein. Okay. So I worked a little bit consciously on that ki kuch aur naya diagram if I could add. So these two things, PYQ I did thoroughly for ethics and the static portion of it. टाइम मैनेजमेंट का कोई एथिक्स के पेपर में इशू आया था? I think my time management overall is fine. My writing speed is fine. So that way it was not a major problem for me. Okay, okay. Now I'll proceed toward the optional. Can you please elaborate your optional और उसके लिए जो एक समराइज फॉर्म में आपकी स्ट्रैटेजी दोनों पेपर्स के लिए ऑप्शनल के क्या रही है? और गिवन क्या जो आपने आपने हिस्ट्री ऑप्शनल आई बिलीव चूज़ किया था, तो उस क्या स्कोरिंग पार्ट है, स्टूडेंट्स को हिस्ट्री ऑप्शनल ऑप्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए? कैन यू जस्ट सम इट अप? So my optional is history, and I picked it up mostly because मेरा graduation history में है. So I felt like कुछ मुझे background है उस subject का, and I'll be able to sail through this. Uh, you selecting your optional should be a very wise decision based on the fact, one, that you have a certain background knowledge if you will be able to do it. Second, you really have interest in that. Third, also understanding the UPSC trends of it. That is this optional subject rewarding, or is this subject big? Will I be able to cover it? Matlab, not just your interest, but also strategically aligned towards the UPSC and its preparation. And going about how I prepared, I have uploaded all my notes वैसे तो on Telegram. Right. You can look through them. My that graduation notes help. Some IGNU notes I picked it up. Then वही topic wise हर चीज़ का summary करके, plus PYQs of all the topics, because वो आपको overall summarize कर देते हैं that you have done the static portion in it, and जो UPSC पूछ रहा है, जिस भी edges में पूछ रहा है, you are able to cover all of that. So two things that, and then if you want you can practice these mock tests, and I did not give a lot of एक ही test I think I wrote properly पूरा. Otherwise it was mainly on, because history is a subject that you need to memorize. There is no template to it, there is no this thing कि इस basis पे तुम लिख लो. It is just that the more you memorize, the more you will be able to write. So my major focus was inclined towards learning all that I could. All right. So Utkarsh, can we know your optional strategy? So my optional is geography. So starting with the basic thing that whether choosing geography or not. So I think that geography is a wonderful subject, at least that's what I would say. And my decision to choose geography was a very personal one, because I have been kind of in love with the subject Right. from very beginning, because my family has a background in it. My father and my grandfather both have the subject as their backgrounds. And second, I always felt very comfortable doing geography. I never took it as a burden. So whenever I was preparing for mains also, so reading geography was something that I took as a interested act only. Now about preparing it, so the first point, as I said, you can ask me anything about mains and I'll just say that the content and answer writing are the two things. So for content, I took a foundation course and then I just prepared very short notes, and I enriched those using AI with a lot of examples, because geography, it's a constantly changing thing, because the world is changing, the phenomena are changing, the landforms are evolving. So whatever the examples and case studies I could using AI. And then came the answer writing part. So I wrote around 800, 850 PYQs from the past 25, 30 years. Right. I did a lot of enrichment in those also. I did not write any full-length test because I did not have the time for it. So I just relied on that PYQ writing and the answer writing that I was practicing overall. All right. So this was my optional strategy. And one thing that normally student ask के time पे guidance along with the coaching का part कि coaching क्या preparation के लिए ज़रूरी है given the diversity of the syllabus, guidance,
और गाइडेंस के साथ साथ मिस गाइडेंस भी मार्केट में बहुत अवेलेबल है, कंटेंट का ओवर एनरिचमेंट है। तो व्हाट्स योर व्यू पॉइंट अगर जो स्टूडेंट एक बिगिनर प्रिपेयर करना चाहता है? I think the decision to join coaching should be a very personal call, because one thing I've realized in this exam, there is no universal law कि एक चीज है और उसको ऐसे ही होना है. There is no set strategy कि ये चीज होनी चाहिए. Every topper has their own strategies and every strategy works, but for them. So if you're somebody who requires some guidance, if you're lost or if you want somebody to guide you through something, so there are a large number of institutes. You can go there, you can talk to the teachers, the mentors who are there. But if I think that if you are somebody like, for example, me, I could read the subjects. I had that conscious understanding to read the subjects one source wise. So I think if you can do that, so self study also suffices. Right. So again, it's the balance. For example, my option was very vast. So apart from having the interest, the doing option is a very totally different thing. So I took a foundation course to know what are the boundaries, what is the limited content that I need to study. So according to the syllabus, because geography you cannot study 50 books and then remember. So whatever according to your needs and according to whatever your situation is, you can So choose it. एक लिमिटेड टाइम में आपको स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस आपकी ज्योग्राफी फाउंडेशन कोर्स ने दिया. Right. सो विल प्रोसीड टू द इंटरव्यू पार्ट, जो सबसे फाइनल स्टेज है आफ्टर क्लियरिंग द मेंस पार्ट. Right. तो पहला एक्सपीरियंस कैसा था आफ्टर फेसिंग द ओरिजिनल जो पैनल हमारा बैठता है, गिवन जो हमारे मार्केट में एक्सपीरियंस है, जो अलग अलग इंस्टीट्यूट मॉक इंटरव्यू कराते हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस था? I think the experience was quite nice. The main thing was that sitting for a UPSC interview was always something that was a dream for me, at least. So I had always visualized, when you see all the topper talks, although they're not the real ones, but you see the topper interviews, you visualize, you manifested that one day you'll be sitting in before the board. Right. So the entire day has a frenzy around it. You're quite nervous. You're having those butterflies also, that you've got a suit stitched and then you have everything laid out. You want everything to be perfect. You have your day planned according to what you will revise, how you will speak. You go over the introduction again and again. While going to the center, you try to observe कि कौन से billboard पे क्या government का चल रहा है, no matter what will be asked. Right. And seeing the previous stories and whatever goes on YouTube and etc. So you also see कि बाहर इंटरव्यू बोर्ड रूम के बाहर कौन सी पेंटिंग लगी है, what is happening, कितना टाइम हो रहा है, how many stairs did you take. So that's just a kind of a ritual that you have. So the experience for me was quite nice. बोर्ड मेंबर्स के कितने थे, अगर आप इनको फैक्चुअल डिटेल अगर जो रियल रूम एक्सपीरियंस था आपका, So I और think कुछ अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको लगा हो कि उन्होंने पूछा हो जो मज़ेदार हो, कुछ ऐसा, इफ़ यू कैन रिकॉल प्लीज. So I think the board members remain the same. That there's the honorable chairman, and apart from them, there are 4 members Right. per board. So there are a total of 5 members. They ask questions. It starts with the chairman round, and then they ask subsequently. I think questions are mostly related to your DAF, and they're mostly related to what you write and what your journey has been, and somewhat similar. I don't have a very interesting question to share as per se, but I think it was that I got asked about the industries in various parts of the country. That was very interesting for me. I read upon the chili industry in Guntur later. नहीं, So that was an interesting case study for me. So I think. कुछ शॉकिंग लगा था सामने जैसे ही हम एंटर करते हैं रूम में, नर्व्स को कंट्रोल के सबके अंदर एक एक्साइटमेंट भी होती है और एंग्जाइटी भी बनी होती है, तो हाउ डिड यू कंट्रोल, और कुछ अलग सा लगा हो अगर वहाँ पहुँचने पे? I think it was a mix of gratitude and it was a mix of anxiety only. So when I entered the room, I have my own ways to control my anxiety. I took a deep breath. And once you realize you're in the room, there is no escaping. So you just make peace with it and you're like, अब आ गए हैं, let's do this. So Right. I think that worked. राइट. सुरभि, कैन यू प्लीज एलोबरेट योर इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, गिवन आपने सेकेंड अटेम्प्ट में भी आई बिलीव इंटरव्यू दिया था, तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंसेस और कैसा एक्सपीरियंस था आपका? So it was like for my first interview, I was a lot nervous, and because uncertain hota hai, you don't know ki who is going to be the board, who is going to be the chairman. There are all kinds of thing about uh,
they ask, matlab, this chairman asked this kind of question, this chairman might ask this question, so you have to be prepared. Matlab, this was my first experience, so there were a lot of noise around it, that this might be happening, this might be happening. That made me nervous. Right. But this time I felt I was a lot more calmer because I had that experience. And that fear of facing the board, that fear that they might ask something extraordinary and कुछ तो हो जाएगा उधर गलत वो नहीं था. It was a lot calmer, and the panel and the chairman and everyone, it was a very cordial kind of an interview for me. Any questions you can recall? Similarly, for me, it was from my DAF. I had history questions, and because a lot of things in IR, international relations, were going on during that time, so questions from IR were there. कोई डिफरेंस आपको नज़र आया जो मॉक इंटरव्यूज नॉर्मली हम बिफोर अपीयरिंग द इंटरव्यू होते हैं और रियल जो हमारा एक्सपीरियंस बोर्ड के सामने होता है, कुछ डिफरेंस नज़र आता है? In the real interview, I think the members are cordial only. There is nothing that we need मॉक to में fear. largely हाँ, बहुत ही डराए मॉक जाते हैं में, हमें. हाँ, मॉक में they'll ask certain kind of questions, और फिर वो आपको दूर बैठा देंगे. Then there is all this video camera इधर से इधर रील बनाने के लिए यूज करेंगे फिर उसको. That's there. And मॉक में a lot of times you go unprepared also. That अभी कि पहले जाके दे आओ, you just know कि क्या 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 question पूछ सकते हैं, what kind of questions will come to you. So in that sense, and you are also little bit in that mind कि this kind of should I answer that way. Matlab, you are a lot experimenting in your mocks. Right. And in real interview, I think something happens that your real self just comes out. It is there's something about the real mock interview, real interviews, is that they'll be very cordial. They'll ask you very normal questions. They'll ask you situation based questions. They'll just ask your opinions as well. But overall a very good experience. अच्छा, एंड में ये होता है इंटरव्यू के डे पे जो यूजुअली रिकमेंड करते हैं न्यूज़पेपर पढ़ के जाना, बिकॉज पैनल सिट विद द न्यूज़पेपर आई बिलीव. तो क्या ऐसा आप दोनों ने किया था, ऐसा न्यूज़पेपर उस दिन पढ़ा था? Yes. For me, one of the members, sir, he did ask me a question from the newspaper that day. He asked me first, did you read the newspaper? And because mine was afternoon slot, so I had read the newspaper. And जब आप वहाँ पे बैठते भी हो जाके, तो newspapers are already kept. तो आप नेचुरली फिर क्योंकि सब पढ़ रहे होते हैं तो आप भी उठा के देख लेते हो कि कुछ छूट ना जाए, कुछ मिस नहीं हो जाए. So yes, you should definitely read the newspaper, and I think interview is something that tests your general awareness. So newspaper is something that is a must for interview. राइट. ना उत्कर्ष के एक्सपीरियंस से मैं पूछना चाहूँगा, जैसे ही अटेंटिव थे सराउंडिंग में, बिल बोर्ड पे क्या लगे या सीढ़ियाँ कितनी हैं. यूजुअली बचपन से हम सुनते आते हैं आईएएस के इंटरव्यू में ये पूछा गया कितने बटन्स हैं, टाई की नॉट. तो क्या कैसे ऐसा कुछ बैकग्राउंड में दिमाग में चल रहा था कि ऐसा कुछ करना है? This was there for my first interview. So because I did this due flower show thing, so it was mentioned in my DAF as well. So because winters में a lot of flowers are kept outside that UPSC building, so I was like, ये कौन सा flower है, ये कौन सा flower? They might ask कौन से flowers रखे आपने, देख के आए क्या बाहर से. But in second interview, I was lot more calmer and chill. I was like, एक दो question, it is just कि 50 लोगों में से किसी एक बंदे से कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, so it shouldn't be over analyzed. Your general personality, your general perception and your general awareness is all that matters. राइट. नाउ इसको सम अप करने से पहले एंड में एक ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि इन 5-6 सालों में कभी ऐसा लगा कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, अब जितना मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ अभी नहीं हो पाएगा शायद, ऐसा कभी सेल्फ डाउट आया है? ऐसे नहीं हो पाएगा वाला सेल्फ डाउट नहीं आया, बट इट वाज मोर लाइक इतने साल हो गए, मतलब शुड आई जस्ट गो फॉर प्लान बी. राइट. जैसे 23 वाला व्हेन आई गेव इंटरव्यू, उसके बाद आई वाज लिटिल on this thing कि plan B होना चाहिए. I should secure my ways through, not because I had self doubt on me, but because the uncertain nature of the Right. exam. You never know किस stage में क्या चीज़ will go wrong for you. Right. And it is sometimes not just your hard work, it is also on the luck factor also, Right. which I believe that it does have a role to play, where you will land. Your luck and the situations, if it is in your fate, the situations will be such that you'll sail through. Right. So in that sense I felt कि एक plan B I should
start preparing along with the preparation. राइट, तो एक इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए हमें, सेल्फ अवेयरनेस की इस एग्जाम के भी अपनी लिमिटेशंस है, सो वी नीड टू हैव प्लान बी. Yes, especially matlab you should give yourself some time that solely I'll give like 2 years or या फिर 2 attempt मुझे बिल्कुल solely UPSC को देने हैं. राइट. And then you decide what is, because with every year then there is a trade-off in your career. If you are going in with UPSC, you are giving up a lot of other things. Right. So you should be able to analyze the cost that you are giving in for the preparation and decide accordingly. राइट. सो द लास्ट क्वेश्चन, जो स्टूडेंट अभी 2026 मेंस के लिए अपेयर होंगे और 2027 के लिए आने वाले टाइम पीरियड पर जो स्टूडेंट लोग अपेयर होने वाले, उन सबके लिए जो है, आप दोनों के साइड से क्या मैसेज होना चाहिए 3 स्टेजेस में इन समराइज फॉर्म में, इफ़ यू कैन प्लीज़ गाइड द स्टूडेंट्स कि ऑनेस्ट वे में अपनी प्रिपरेशन को कैसे प्रोसीड करना है, और जो ROI है, मैक्सिमम ROI, वो कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकें. प्लीज़ आप दोनों अगर सम अप कर सकें तो प्लीज़. So I think I won't get into the nitty gritties क्योंकि हमने बात कर ली already. All I will say is that you should have that faith on yourself if you're doing the work. Be honest to yourself at least, because आपकी preparation आपसे बेहतर कोई नहीं जानता. Do not compare to a lot of other people because comparison is a stealer of joy. So don't compare. Just try to be better every day, better than what you were yesterday, and keep calm. You will have your bad days, you will have your good days, so don't compare. Just take a chill pill a little bit, and all the very best to whoever is appearing. We wish all the best. राइट. तो मज़े करने हैं इनको, प्रिपरेशन में बहुत रिजिड नहीं होना है कि बैठ के 10-12 घंटे डेली पढ़ाई करना है. Right, sir. And with a precaution and a disclaimer that मजे does not mean कि बहुत ज़्यादा मज़े करने हैं. Do everything in the balance. Don't forget that this is also just an exam. It's just a very rigorous cycle. Stay close to your loved ones. Keep people who are close to you closer. Rely on that as a support system, and focus on your mental peace as well. Don't think that if this exam is not being done, then something is lost, because life will always present you with a better opportunity. And it's all about perseverance and the belief in yourself. Just look out for all the successful people. They've had failures, they have had the bad experiences for a large part of their career, but eventually life is all about the averages. So in the end, average out the success and the grind. So this is all from Surbhi and Utkarsh. Hope आपको कुछ rich experiences, इनके जो rich experiences है उनसे कुछ lesson मिला होगा. So we'll conclude our session over here and wishing a great future ahead for the services and for this country, Surbhi and Utkarsh, कि आप लोग इस country को जो हमारा जो भी dream aspiration है वो सारी चीज़ें आपके through execute हो सके. So wishing you all the best. Thank you so much. Thank you for having us.